एल्डर सावित्री की नजर उस पर पड़ी और उसने उसे यूं ही पकड़ लिया। उस समय विराट की ताकत एल्डर सावित्री के सामने एक चींटी के समान कमजोर थी। सुधा बहन, बकवास मत करो। सुधा की बातें सुनकर एल्डर सावित्री का चेहरा हल्का लाल हो गया। उसने सच में कभी नहीं सोचा था कि उसका वह साधारण सा कदम शून्य समाधि महाद्वीप का पूरा भविष्य ही अपने हाथों में ले लेगा। यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने विराट को पकड़ा था कि उन्होंने सच्चा सहयोग हासिल किया, जिससे शून्य समाधि महाद्वीप के लिए असीम उम्मीद जगी। एल्डर सावित्री ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उस समय का वह अविश्वसनीय रूप से कमजोर छोटा लड़का एक दिन भारी ताकत वाले एक अद्वितीय विशेषज्ञ के रूप में विकसित होगा। जब विराट उसके हाथों में पड़ा था तो उसकी ताकत की तुलना में वह बस एक चींटी था जिसे मनमर्जी से कुचला जा सकता था। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से उलट चुकी थी। अब वह विराट के सामने एक ऐसी चींटी बन चुकी थी जिसे जब चाहे कुचला जा सकता था। तलवार संप्रदाय के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली संसाधनों और षष्ठम विपत्ति लोक तक पहुंचने वाली अपनी साधना के बावजूद वह अभी भी विराट की ताकत की तुलना में महत्वहीन थी। विराट के लिए उसके जैसे षष्ठम विपत्ति लोक के योद्धा को कुचलना शायद एक चींटी को कुचलने से ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। यह सोचकर एल्डर सावित्री खुद को अनगिनत भावनाओं और यादों में डूबने से नहीं रोक पाई। जब सुधा ने यह बात छेड़ी तो बगल में खड़ी शेखर को और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि वही थी जिसने उस समय विराट का पीछा किया था। बस यह सोचना ही कि उस समय उसने विराट का पीछा करने की हिम्मत कैसे की, शेखर के रोंगटे खड़े कर देता था। सौभाग्य से विराट ने उस समय की उसकी हरकतों को दिल से नहीं लगाया, अन्यथा 100 जन्म लेकर भी वह बहुत पहले ही मारी जा चुकी होती। वैसे सावित्री, भाई विराट के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा चल रहा है? एल्डर पवन ने एल्डर सावित्री से मुस्कुराते हुए पूछा। एल्डर पवन, कृपया मुझे मत चिढ़ाइए, युवा गुरु विराट तो मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। एल्डर सावित्री ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। शुरुआत में उसे गलतफहमी हो गई थी कि विराट को उसमें दिलचस्पी है, लेकिन इतने सालों में उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह पूरी तरह से एक गलतफहमी थी। इसके अलावा शून्य समाधि महाद्वीप के योद्धाओं को शुरू में लगा था कि विराट सच में एक ऐसा इंसान है जो महिलाओं के पीछे भागता है, जो कि पूरी तरह से एक गलतफहमी थी। ये अफवाहें न जाने कैसे पूरे तलवार संप्रदाय में फैल गईं। जो लोग सच्चाई नहीं जानते थे, अगर वे इन अफवाहों पर विश्वास करते तो वे वास्तव में सोचते कि विराट एक हवस का पुजारी है। लेकिन विराट के साथ इतने सालों की बातचीत के बाद एल्डर सावित्री ने पाया कि वह उसके साथ बातचीत करते समय हमेशा उचित मर्यादा बनाए रखता था, कभी कोई सीमा पार नहीं करता था। इसके अलावा हालांकि विराट के आसपास कई महिलाएं थीं, लेकिन यामिनी को छोड़कर वे सभी अभी भी कुंवारी थीं। चाहे आप इसे कैसे भी देखें, विराट को हवस शब्द से जोड़ना मुश्किल है। अगर विराट सच में हवस का पुजारी होता तो उसके आसपास की सभी महिलाएं कुंवारी कैसे हो सकती थीं? इसके अलावा उसने अस्पष्ट रूप से सुना था कि जब उसका यामिनी के साथ रिश्ता बना था तो वह विराट नहीं था जिसने शुरुआत की थी, बल्कि यामिनी ने उसे पकड़ लिया था और उसे संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था। एक दूसरे को जानने के इतने सालों बाद विराट के बारे में एल्डर सावित्री की समझ उससे कहीं अलग थी जो उसने शुरू में सोची थी। सच कहूं तो उनके साथ बिताए गए समय के दौरान उसे वास्तव में विराट से प्यार हो गया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके शांत और अलग थलग स्वभाव का मतलब था कि भले ही वह सच में उसे पसंद करती हो, वह सक्रिय रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करेगी। इसका मतलब यह था कि उसका स्नेह उसके दिल की गहराइयों में ही दफन रहा। अब जैसे जैसे विराट की ताकत बढ़ती गई, वह केवल प्रशंसा के साथ उसकी ओर देख सकती थी और अपनी भावनाओं को उसे बताने की हिम्मत तो और भी कम कर पाती थी। एल्डर सावित्री की वर्तमान स्थिति को देखकर एल्डर पवन मदद नहीं कर सके और उनके लिए गहरी दया महसूस करते हुए आह भरी। शुरुआत में वह विराट और एल्डर सावित्री के बीच के रिश्ते को लेकर बहुत आशान्वित थे। शून्य समाधि महाद्वीप की सबसे सुंदर महिला होने के नाते एल्डर सावित्री की सुंदरता निर्विवाद थी, जो विराट के आसपास की महिलाओं से कम नहीं थी। अगर एल्डर सावित्री और विराट अपना लक्ष्य हासिल कर लेते तो यह शून्य समाधि महाद्वीप के लिए एक मशहूर कहानी होती। इसके अलावा यह एल्डर सावित्री के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता। भले ही एल्डर सावित्री विराट जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की उपपत्नी बन जाती तो भी यह पूरी तरह से सार्थक होता। विराट के व्यक्तित्व को देखते हुए एक बार जब वे संबंध स्थापित कर लेते तो वह निश्चित रूप से एल्डर सावित्री के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता, लेकिन दुर्भाग्य से एल्डर सावित्री बहुत शर्मीली थी। भले ही उसे विराट में दिलचस्पी थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त किया जाए, और विराट अनगिनत बेहद खूबसूरत सुंदरियों से घिरा हुआ था। इसके अलावा विराट खुद प्रेम और रिश्तों के मामलों में उदासीन था। भले ही एल्डर सावित्री सक्रिय रूप से विराट का पीछा करती तो भी वह सफल नहीं हो पाती। इसके अलावा उसके निष्क्रिय स्वभाव का मतलब था कि उनका भाग्य अंततः उनके हाथ से फिसल जाएगा। इसलिए एल्डर पवन को यह बहुत अफसोस की बात लगी। एक नायक के साथ एक सुंदरी, यह एक आदर्श जोड़ी थी। एल्डर सावित्री की प्रतिभा, सुंदरता और आकर्षण के साथ केवल विराट ही वास्तव में उपयुक्त था। दूसरों के लिए एल्डर पवन को लगा कि वे एल्डर सावित्री जैसी आश्चर्यजनक महिला के योग्य नहीं हैं, लेकिन अफसोस, प्यार को मजबूर नहीं किया जा सकता। विराट उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो हवस से भरा हो, इसलिए ऐसा लग रहा था कि एल्डर सावित्री और विराट एक साथ नहीं आ पाएंगे। एल्डर सावित्री के चेहरे पर कुछ उदासी देखकर एल्डर पवन ने यह बात दोबारा नहीं उठाई। चूंकि स्वर्गीय मुहर के भीतर मौजूद हड्डी दानव वंश से निपटा जा चुका था, उसे विराट को खोजने जाना चाहिए और उसे स्वर्गीय मुहर से हड्डी दानव ऊर्जा को साफ करने में मदद करने के लिए कहना चाहिए। अन्यथा यदि इस स्वर्गीय स्तरीय मुहर के भीतर की हड्डी दानव ऊर्जा बाहर लीक हो गई तो यह अनिवार्य रूप से शून्य समाधि महाद्वीप की दुनिया को प्रदूषित कर देगी। तुरंत एल्डर पवन शक्ति सिंधु महाद्वीप गए और विराट के निवास पर पहुंचे। उन्होंने विराट के स्वर्ण नाग अवतार को पाया और इस मामले को संभालने में विराट की सहायता का अनुरोध किया। भाई पवन, मुझे इस मामले के बारे में पहले से ही पता है। मेरा मुख्य शरीर जल्द ही इसे संभालने के लिए जाएगा। चिंता मत करो भाई पवन। एल्डर पवन का अनुरोध सुनकर विराट तुरंत सहमत हो गया। सच में वह लंबे समय से शून्य समाधि महाद्वीप पर मौजूद स्वर्गीय स्तरीय मुहर को हटाना चाहता था। हालांकि यह अंततः शून्य समाधि महाद्वीप का एक आंतरिक मामला था और उसे उनकी इच्छाओं का सम्मान करना था। आखिरकार शून्य समाधि महाद्वीप पर हड्डी दानव वंश के आक्रमण ने अकल्पनीय आपदा ला दी थी। शायद एल्डर पवन और अन्य लोग इस मामले को खुद सुलझाना चाहते थे। चूंकि एल्डर पवन और अन्य लोगों ने उससे मदद नहीं मांगी थी, इसलिए वह केवल उन्हें उनके हाल पर छोड़ सकता था। आज एल्डर पवन और शून्य समाधि महाद्वीप के अन्य योद्धाओं ने आखिरकार स्वर्गीय स्तरीय मुहर पर काम करना शुरू कर दिया। तो मैं पूरे शून्य समाधि महाद्वीप की ओर से भाई विराट को धन्यवाद देता हूं। यह सुनकर एल्डर पवन ने विराट के सामने गहराई से सिर झुकाया और कृतज्ञता से भरे चेहरे के साथ कहा, भाई पवन, आप बहुत दयालु हैं। हम सब अब एक ही तरफ हैं। इतना औपचारिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। विराट ने हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा,
शून्य समाधि महाद्वीप के योद्धा बहुत पहले ही तलवार संप्रदाय में विलीन हो चुके थे और इसका हिस्सा बन गए थे। विराट ने लंबे समय से शून्य समाधि महाद्वीप के योद्धाओं को अपना ही लोग माना था। विराट का उत्तर प्राप्त करने के बाद एल्डर पवन ने तुरंत विदा ली और शून्य समाधि महाद्वीप पर स्वर्गीय स्तरीय मुहर पर लौट आए और सभी को जाने के लिए कह दिया। वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि हड्डी दानव ऊर्जा को साफ करते समय विराट आमतौर पर किसी और का वहां मौजूद होना पसंद नहीं करता था। इसमें विराट के महत्वपूर्ण रहस्य शामिल हो सकते हैं जिनकी एल्डर पवन स्वाभाविक रूप से जासूसी नहीं करेगा। हर किसी के अपने रहस्य होते हैं। इसके अलावा विराट जैसे अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास और भी अधिक रहस्य हैं। अन्यथा तलवार संप्रदाय के अविश्वसनीय रूप से अद्भुत साधना संसाधन कहां से आए? एल्डर पवन ने इन बड़े रहस्यों के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की। कभी कभी कोई जितने अधिक रहस्य जानता है उसकी स्थिति उतनी ही खतरनाक हो जाती है। शून्य समाधि महाद्वीप के नेता के रूप में एल्डर पवन स्वाभाविक रूप से इस बात से अवगत थे। सभी के जाने के कुछ ही समय बाद विराट भी स्वर्गीय स्तरीय मुहर पर पहुंच गया। वह उस विशाल छेद के माध्यम से स्वर्गीय मुहर के निचले हिस्से में दाखिल हुआ, अनंत परम मीनार को बुलाया और उसे अंदर मौजूद हड्डी दानव ऊर्जा को निगलने का आदेश दिया। इस स्वर्गीय स्तरीय मुहर के निचले भाग में अच्छी खासी संख्या में हड्डी दानव सील किए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप हड्डी दानव ऊर्जा की सघनता अत्यधिक हो गई थी। इस हड्डी दानव ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर का 72वां सितारा रोशन हो गया। 72वां सितारा रोशन होने के साथ अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तारों की रोशनी दोगुनी हो गई, जिसका प्रभाव आध्यात्मिक पत्थर से 5000 गुना अधिक हो गया। इस समय अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर द्वारा बहाल किया गया क्षेत्र आकार में दोगुना हो गया था, जो अब 2000 पूर्वी नक्षत्र महाद्वीपों के बराबर था। रोशन हुए 72वें सितारे के भीतर विराट को एक और ऋण व्यूह विरासत प्राप्त हुई। इस बार विराट को दिव्य पंख तलवार व्यूह का छठा स्तर प्राप्त हुआ। इस विरासत को प्राप्त करने पर विराट को खुशी की लहर महसूस हुई। अब उसके सामने आने वाले दुश्मन और भी शक्तिशाली होते जा रहे थे, जिन्हें स्वाभाविक रूप से और भी अधिक शक्तिशाली तकनीकों की आवश्यकता थी। दिव्य पंख तलवार व्यूह निस्संदेह उसके सबसे शक्तिशाली तुरुप के पत्तों में से एक था। दिव्य पंख तलवार व्यूह का उपयोग जादुई व्यूह, युद्ध व्यूह और एक मार्शल आर्ट के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा संशोधन के बाद यह योद्धाओं को उनकी साधना में सहायता करने के लिए एक तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह भी बन सकता है। दिव्य पंख तलवार व्यूह न केवल विराट के लिए बल्कि पूरे तलवार संप्रदाय के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक है। दिव्य पंख तलवार व्यूह के छठे स्तर की शक्ति अपार है, लेकिन समान रूप से इतने शक्तिशाली तलवार व्यूह को स्थापित करने या इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक खजाने भी बहुत सारे हैं। दिव्य पंख तलवार व्यूह के संपूर्ण छठे स्तर के लिए 8 छठी विपत्ति दिव्य अस्त्र, 16 पांचवी विपत्ति दिव्य लंबी तलवारें, 48 चौथी विपत्ति दिव्य लंबी तलवारें, 144 तीसरी विपत्ति दिव्य लंबी तलवारें, 576 दूसरी विपत्ति दिव्य लंबी तलवारें, 3456 पहली विपत्ति दिव्य लंबी तलवारें और 1,52,000 जन्मजात लंबी तलवारों की आवश्यकता होती है। अकेले इस व्यूह को स्थापित करने के लिए आवश्यक लंबी तलवारें एक खगोलीय संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। बेशक विराट के लिए, जो अब अविश्वसनीय रूप से धनी है, इतनी बड़ी रकम कोई मायने नहीं रखती। सप्तखड्ग अमर भवन से उसने जो अपार धन प्राप्त किया था उसकी तो बात ही छोड़िए। हाल ही में स्वर्ण मगर द्वीप और कालकेतु के लौह हस्त लुटेरा गिरोह का सफाया करके उसने जो धन हासिल किया था वह अपार है। उसके वर्तमान वित्तीय संसाधनों के साथ इन लंबी तलवारों और जादुई खजानों को खरीदना उसके लिए बहुत आसान है। इसके अलावा यदि दिव्य पंख तलवार व्यूह के छठे स्तर का उपयोग युद्ध व्यूह के रूप में किया जाता है तो इसे इस्तेमाल करने के लिए 8 षष्ठम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों, 16 पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों, 48 चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञों, 144 तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञों, 576 द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञों और 3456 प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। तलवार संप्रदाय के लिए इतने सारे विपत्ति लोक के योद्धाओं को इकट्ठा करना भी काफी आसान है। दिव्य पंख तलवार व्यूह का छठा स्तर प्राप्त करने से न केवल विराट को एक अधिक शक्तिशाली तुरुप का पत्ता मिलता है, बल्कि पूरे तलवार संप्रदाय में एक शक्तिशाली तुरुप का पत्ता जुड़ जाता है। अनंत परम मीनार की स्वर्गीय स्तरीय मुहर के भीतर मौजूद सभी हड्डी दानव ऊर्जा को निगलने के बाद विराट ने अंदर मौजूद सभी राक्षसी कलाकृतियों को भी इकट्ठा कर लिया। मारे गए हड्डी दानवों के शवों की बात करें तो उन्हें गुरु ज्ञान और गरिमा द्वारा ताबीज सेना के लिए पुतलों में परिष्कृत करने के लिए यंत्र व्यूह कार्यशाला में भेजा जा सकता है। इस स्वर्गीय स्तरीय मुहर के तल पर मौजूद हड्डी दानव विराट के वर्तमान स्तर के हिसाब से उच्च स्तर के नहीं थे। भले ही उन्हें पुतलों में परिष्कृत कर दिया जाए तो भी वे उसके किसी खास काम के नहीं होंगे। गुरु ज्ञान और गरिमा की यंत्र व्यूह कार्यशाला के लिए इसे संभालना सबसे उपयुक्त था। बेशक उसे इन मामलों को व्यक्तिगत रूप से संभालने की आवश्यकता नहीं थी। वह बाद में अपने स्वर्ण नाग अवतार से गुरु ज्ञान को सूचित करवा देगा और गुरु ज्ञान को इसे संभालने देगा। सभी हड्डी दानव ऊर्जा को निगलने और सभी राक्षसी कलाकृतियों को इकट्ठा करने के बाद विराट वहां नहीं रुका और सुवर्ण भूमि संप्रदाय लौट आया। सुवर्ण भूमि संप्रदाय लौटने पर विराट ने अनंत परम मीनार को बुलाया। एक चमक के साथ उसने मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश किया और नए अधिग्रहित दिव्य पंख तलवार व्यूह के छठे स्तर को समझने के लिए एकांत साधना शुरू कर दी। शक्ति सिंधु महाद्वीप। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने एल्डर पवन को खोजा और उन्हें बताया कि स्वर्गीय स्तरीय मुहर के भीतर की हड्डी दानव ऊर्जा पूरी तरह से साफ हो गई है और स्वर्गीय स्तरीय मुहर स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली जादुई कलाकृतियों को अब शून्य समाधि महाद्वीप से लिया जा सकता है। विराट के मुख्य शरीर मुहर स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली जादुई कलाकृतियों को अब शून्य समाधि महाद्वीप से लिया जा सकता है। विराट के मुख्य शरीर ने केवल स्वर्गीय स्तरीय मुहर के तल पर मौजूद राक्षसी कलाकृति ली। उसने मुहर लगाने के लिए इस्तेमाल की गई जादुई कलाकृतियों को अछूता छोड़ दिया। ये कलाकृतियां शून्य समाधि महाद्वीप की थीं और इन्हें एल्डर पवन और अन्य लोगों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। हालांकि विराट को पैसे से प्यार था, लेकिन इस संबंध में उसके मजबूत सिद्धांत थे। वह दुश्मनों के प्रति निर्दयी हो सकता था, लेकिन वह कभी भी अपने ही लोगों का फायदा नहीं उठाना चाहता था। ताबीज व्यूह आचार्यों को हड्डी दानव वंश के शवों को लाने के लिए ले जाएं और उन्हें ताबीज व्यूह गठन के लिए पुतलों में परिष्कृत करें। उसके बाद विराट का स्वर्ण नाग अवतार खजाना विभाग गया और शालिनी से दिव्य पंख तलवार व्यूह के छठे स्तर के लिए आवश्यक लंबी तलवारों के जादुई अस्त्रों के 3 सेट खरीदने के लिए कहा। चूंकि उसके पास 3 शरीर थे, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से उन सभी के लिए आवश्यक लंबी तलवार के जादुई अस्त्र तैयार करने की आवश्यकता थी।
इन कार्यों को पूरा करने के बाद विराट का स्वर्ण नाग अवतार अपनी एकांत साधना जारी रखने के लिए अपने निवास पर लौट आया। विराट के निर्देश प्राप्त करने के बाद शालिनी ने देर करने की हिम्मत नहीं की और एकांश को खोजने और दिव्य पंख तलवार व्यूह के छठे स्तर के लिए आवश्यक लंबी तलवारों के जादुई अस्त्रों के 3 सेट खरीदने के लिए तुरंत पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप चली गई। शालिनी का उद्देश्य सुनने के बाद एकांश तुरंत इस मामले को व्यक्तिगत रूप से संभालने के लिए चला गया। हालांकि चूंकि शालिनी को बहुत अधिक लंबी तलवारों और जादुई खजानों की आवश्यकता थी, इसलिए सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की जिस शाखा का वह प्रबंधन करता था वह इतने कम समय में इतने खजाने इकट्ठा नहीं कर सकी। हालांकि तलवार संप्रदाय के साथ उनके सहयोग ने उनकी सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल शाखा को चतुर्थ विपत्ति गोली, नवजीवन संजीवनी गोली और पुनः शक्ति गोली जैसी विभिन्न गोलियां बेचने में अविश्वसनीय रूप से सफल बना दिया था और बड़ी संख्या में योद्धा पूरे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप से महाकौशल महाद्वीप की ओर उन चमत्कारी गोलियों को खरीदने के लिए उमड़ रहे थे। महाकौशल महाद्वीप में आने का उनका प्राथमिक उद्देश्य महाकौशल महाद्वीप सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल शाखा द्वारा नीलाम की गई गोलियां खरीदना था। में दिलचस्पी थी। पूरे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के संदर्भ में महाकौशल महाद्वीप अंततः एक छोटी सी जगह थी और महाकौशल महाद्वीप सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल शाखा अपेक्षाकृत निम्न स्तर की थी, जो बस इतनी लंबी तलवारें और जादुई खजाने इकट्ठा करने में असमर्थ थी। इसलिए शालिनी के अनुरोध को पूरा करने के लिए एकांश ने व्यक्तिगत रूप से पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के मुख्यालय की यात्रा की और शालिनी के लिए इतनी लंबी तलवारें और जादुई खजाने इकट्ठे किए। इस लेन देन ने एकांश को जबरदस्त सफलता दिलाई। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में महाकौशल महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के शाखा अध्यक्ष के रूप में उनका प्रदर्शन भी उत्कृष्ट रहा था। सुवर्ण भूमि महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के मुख्यालय की एकांश की यात्रा ने उन्हें बहुत प्रशंसा दिलाई। मुख्यालय के रवैये को देखते हुए एकांश को लगा कि उन्हें जल्द ही फिर से पदोन्नत किया जाएगा। यह सारी सफलता तलवार संप्रदाय की बदौलत थी। तलवार संप्रदाय के सहयोग और उनके द्वारा प्रदान की गई अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी गोलियों के बिना वह ऐसे परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता था। इसके अलावा तलवार संप्रदाय के साथ सहयोग ने न केवल उनके प्रदर्शन को असाधारण रूप से अच्छा बना दिया, बल्कि उनकी साधना की गति को अकल्पनीय गति से छलांग लगाकर आगे बढ़ने की अनुमति भी दी। महाकौशल महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के शाखा अध्यक्ष के रूप में कुछ ही वर्षों में उन्होंने पहले ही सप्तम विपत्ति लोक को पार कर लिया था। ऐसी साधना गति एकांश के लिए पहले अकल्पनीय थी, लेकिन तलवार संप्रदाय द्वारा प्रदान किए गए अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली संसाधनों के साथ एकांश की साधना गति पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के किसी भी अन्य मार्शल आर्ट प्रतिभाशाली से अनगिनत गुना तेज थी। यह जानते हुए कि उसके पास जो कुछ भी है वह तलवार संप्रदाय से आया है, एकांश ने उनके साथ अपने सहयोग को बहुत महत्व दिया। शालिनी द्वारा उन्हें सौंपे गए हर कार्य को वह सबसे महत्वपूर्ण मामला मानते थे। इन लंबी तलवारों के जादुई खजानों को प्राप्त करने के बाद शालिनी शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आई और विराट के निवास पर गई और उन्हें विराट के स्वर्ण नाग अवतार को सौंप दिया। अरे शालिनी, तुमने इस बार इतनी जल्दी इतनी सारी लंबी तलवारों के जादुई खजाने तैयार कर लिए? विराट ने शालिनी को इतनी जल्दी खजाने सौंपते हुए देखकर आश्चर्य से कहा। उसने शालिनी से खजाने खरीदने में मदद करने के लिए कहा था। उसे केवल 2 दिन ही बीते थे। यह जानना महत्वपूर्ण है कि उसे जितने जादुई खजानों की आवश्यकता थी वह बहुत बड़ी थी। फिर भी शालिनी इतने कम समय में उसके लिए इतनी लंबी तलवारें तैयार करने में सक्षम थी। यह मेरा कौशल नहीं है, मैंने बस एकांश को आपका अनुरोध बताया था, जिसने इसे व्यक्तिगत रूप से संभाला, शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रबंधक शालिनी वास्तव में प्रभावशाली हैं। प्रतिष्ठित सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के शाखा अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से आपके लिए काम कर रहे हैं, विराट ने कुछ व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। विराट, तुम तो बस अपनी ही तारीफ कर रहे हो, शालिनी ने उस पर आंखें तरेरी। आपका क्या मतलब है प्रबंधक शालिनी? विराट ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। यदि आपकी प्रतिष्ठा नहीं होती तो क्या कोई मुझ जैसी कमजोर महिला की परवाह भी करता? शालिनी ने व्यंग्य किया। अध्यक्ष एकांश मेरे लिए काम करते हैं, जबकि मैं मुख्य प्रबंधक आपके लिए काम करती हूँ। क्या इसका अप्रत्यक्ष रूप से यह मतलब नहीं है कि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के सम्मानित अध्यक्ष आपके युवा गुरु विराट के लिए काम कर रहे हैं? क्या आप अपनी ही तारीफ कर रहे हैं या क्या? शालिनी की बातें सुनकर विराट निशब्द रह गया। क्या क्या मैंने सही बात पकड़ ली, युवा गुरु विराट? विराट को निशब्द देखकर शालिनी ने उसकी ओर देखा। उसकी नजर कुछ मजाकिया थी। शालिनी, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, विराट ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। बातों की लड़ाई में वह वास्तव में इन महिलाओं के सामने कोई मुकाबला नहीं कर पाता था। चाहे वह शालिनी, निहारिका, यामिनी या सुहाना के साथ बहस कर रहा हो, वह लगभग हमेशा हार जाता था। उनके द्वारा पूरी तरह से मात खा जाता था। विराट, अगर तुमने अगली बार फिर मुझ पर हंसने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी, शालिनी ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ, मैं निश्चित रूप से अगली बार प्रबंधक शालिनी को चिढ़ाने की हिम्मत नहीं करूंगा, विराट ने एक जबरदस्ती मुस्कान के साथ कहा। उसने मिन्नतें की और बार बार माफी मांगी, जब तक कि उसने शालिनी को खुश नहीं कर लिया। यह देखकर कि विराट की माफी सच्ची थी, शालिनी ने उसे जाने दिया। विराट के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद शालिनी ने विदा ली। वह जानती थी कि रहस्यमयी वरिष्ठ स्वरा अब विराट के निवास पर रह रही थी। कहा जाता है कि यह वरिष्ठ स्वरा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। यहां तक कि तलवार संप्रदाय के वर्तमान गुरुओं द्वारा की जाने वाली परम अमृता विद्या और अमर खड्ग विद्या की उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई थी। हिमशिखा जैसी गर्वित और अभिमानी प्रतिभाशाली लड़की भी उनकी शिष्या बनने के लिए तरसती है। वरिष्ठ स्वरा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। यदि वह यहां विराट के साथ कोई अंतरंग बातचीत करती तो यह निश्चित रूप से उनकी नजर में आ जाता। इसलिए भले ही शालिनी विराट के करीब आना चाहती थी, लेकिन वरिष्ठ स्वरा की उपस्थिति के कारण उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह अभी भी कुंवारी थी और विराट के सामने साहसी होना एक बात थी, लेकिन दूसरों द्वारा देखे जाने पर यह अविश्वसनीय रूप से शर्मनाक होता। शालिनी के जाने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने इन लंबी तलवारों और जादुई खजानों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ताकत से इन लंबी तलवारों के जादुई अस्त्रों को परिष्कृत करना अविश्वसनीय रूप से आसान था। उसने इन सभी लाखों अस्त्रों को केवल 1 महीने में परिष्कृत कर दिया। उसके 3 शरीरों की आत्माएं एक ही स्रोत से उत्पन्न हुई थीं। मूल रूप से वे सभी एक ही व्यक्ति थे। इसलिए एक बार जब एक शरीर ने किसी जादुई अस्त्र को परिष्कृत कर लिया तो अन्य 2 शरीर इसे दोबारा परिष्कृत किए बिना सीधे उपयोग कर सकते थे। जब स्वर्ण नाग अवतार सभी लंबी तलवारों के जादुई अस्त्रों को परिष्कृत कर रहा था, विराट के मुख्य शरीर ने भी दिव्य पंख तलवार व्यूह के छठे स्तर के रहस्यों को पूरी तरह से समझ लिया था।
हालांकि बाहर केवल 1 महीना ही बीता था, लेकिन अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के भीतर विराट के असली रूप के लिए लगभग 1 साल बीत चुका था। उस 1 साल में उसने दिव्य पंख तलवार व्यूह के छठे स्तर को पूरी तरह से समझ लिया था। इसके अलावा इस वर्ष के दौरान विराट ने न केवल दिव्य पंख तलवार व्यूह के छठे स्तर के सभी रहस्यों को अच्छी तरह से समझ लिया था, बल्कि इसके विविध रूपों को भी। उदाहरण के लिए उसने पता लगा लिया था कि दिव्य पंख तलवार व्यूह के छठे स्तर को अधिक उन्नत तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में कैसे बदला जाए। दिव्य पंख तलवार व्यूह के छठे स्तर को अच्छी तरह से समझने के बाद विराट ने तुरंत प्राचीन महाद्वीप में प्रवेश किया, धारा के सामने वाले जंगल में पहुंचा और प्राचीन महाद्वीप के प्राचीन पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। इस बार विराट ने इस जंगल में बड़ी संख्या में ऐसे पेड़ों को काटा जो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख और 60 लाख फीट लंबे थे। बड़े पेड़ों को काटने के बाद विराट ने उन्हें अपनी स्थानिक थैली में भर लिया और उन्हें वापस अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर ले आया। वापस लौटने पर उसने चंपा, छोटी लड़की आभा और रिया से शाखाओं को काटने में मदद करने के लिए कहा। उनकी मदद से विराट ने जल्दी ही पेड़ों की छंटाई पूरी कर ली। फिर वह शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आया और दिव्य पंख तलवार व्यूह के छठे स्तर को स्थापित करने के लिए प्राचीन महाद्वीप के इन पेड़ों का उपयोग करना शुरू कर दिया। प्राचीन महाद्वीप के पेड़ों का उपयोग करके निर्मित दिव्य पंख तलवार व्यूह का छठा स्तर एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र को कवर करता था, जो पूरे 1 नक्षत्र दूरी या 1 खरब मील में फैला था। व्यूह के पूरा होते ही एक अतुलनीय रूप से भयानक तलवार का संकल्प आकाश में छा गया। इस तलवार के संकल्प की शक्ति को महसूस करते हुए विराट हैरान रह गया। यदि इस मारक व्यूह को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया जाए तो यह आसानी से एक अर्ध अमरलोक के विशेषज्ञ का सफाया कर सकता है। अवनीश और कालकेतु जैसे अर्ध अमरलोक के योद्धा शायद इस महान व्यूह के एक भी हमले का सामना नहीं कर पाएंगे। इस व्यूह की भयानक शक्ति को देखते हुए विराट को लगा कि यहां तक कि एक सच्चा अमरलोक का विशेषज्ञ भी शायद इसका सामना कर पाएगा। इस महान व्यूह की सुरक्षा के साथ तलवार संप्रदाय की सुरक्षा में काफी वृद्धि हुई है। विराट, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, तुम्हारे व्यूह की शक्ति पहले से ही काफी उल्लेखनीय है। जैसे ही विराट ने इस मारक व्यूह को स्थापित करना समाप्त किया, एक परिचित आवाज उसके कानों में गूंज उठी। विराट ने अपना सिर घुमाया और देखा कि स्वरा उसके बगल में पहले से ही प्रकट हो चुकी थी। उसे मुड़ते हुए देखकर स्वरा ने जल्दी से कहा, विराट, मैं बिना नमस्कार किए तुम्हारे बगल में प्रकट नहीं हुई। मैंने आने से पहले नमस्कार किया था। जाहिर है वह विराट के स्वर्ण नाग अवतार से थोड़ी डर गई थी, जो स्नान करते समय उसके बगल में अचानक प्रकट होने के लिए शून्य पलायन ताबीज का उपयोग करता था। तो इस बार स्वरा ने पहले की तरह विराट की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया और अपनी मर्जी से काम नहीं किया। वह चुपचाप उसके बगल में प्रकट होना चाहती थी और संतुष्ट होने से पहले उसे डराना चाहती थी। इस बार उसके व्यवहार को देखते हुए यह स्पष्ट था कि वह अब पहले की तरह बेलगाम होने की हिम्मत नहीं करती थी। हाँ बिल्कुल, विराट ने संतुष्टि में सिर हिलाया। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं वरिष्ठ, तो मैं निश्चित रूप से अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा लग रहा था कि उसकी पिछली हरकतों का इस महिला पर काफी निवारक प्रभाव पड़ा था। विराट के आत्मसंतुष्ट भाव को देखकर स्वरा को नफरत की लहर महसूस हुई। वह लगभग उसे जमीन पर गिराने और अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे फिर से पीटने से खुद को रोक नहीं पाई। स्वरा के भिंचे हुए दांतों को देखकर विराट की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे अभी भी स्पष्ट रूप से याद था कि कैसे स्वरा ने उसके स्वर्ण नाग अवतार को पीटा था, जिससे वह कई दिनों तक उबर नहीं पाया था। विराट ने स्वरा को और उकसाने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से विषय बदल दिया और कहा, वरिष्ठ, क्या आपको लगता है कि मैंने जो यह भव्य व्यूह स्थापित किया है वह एक अमरलोक के विशेषज्ञ के लिए खतरा पैदा कर सकता है? आखिरकार उसने कभी किसी अमरलोक के विशेषज्ञ की असली ताकत नहीं देखी थी, इसलिए वह उनकी शक्ति की सीमा नहीं जानता था। यद्यपि स्वरा ने उसके स्वर्ण नाग अवतार पर हमला किया था, लेकिन उसके अवतार और स्वरा के बीच ताकत का अंतर बहुत अधिक था। अवतार उसके सामने पूरी तरह से शक्तिहीन था। स्वरा के हमले ने एक अमरलोक के विशेषज्ञ की असली ताकत का खुलासा नहीं किया था। इसके अलावा स्वरा खुद अमरलोक के 9वें स्तर पर एक शीर्ष स्तर की विशेषज्ञ थी और अब वह तीसरे स्तर पर वापस आ गई थी। उसे एक साधारण अमरलोक के योद्धा के रूप में नहीं माना जा सकता था। हम आपके मारक व्यूह की शक्ति के साथ यह अभी भी कुछ कमजोर प्रथम स्तर के अमरलोक के योद्धाओं को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि यह शीर्ष स्तरीय प्रथम स्तर के अमरलोक के विशेषज्ञों के खिलाफ पर्याप्त नहीं है। स्वरा ने मारक व्यूह की ओर देखा, एक पल के लिए विचार किया और कहा, बेशक यहां तक कि शीर्ष स्तरीय प्रथम स्तर के अमरलोक के विशेषज्ञों के लिए आपके मारक व्यूह को तोड़ना अभी भी बहुत मुश्किल होगा। आपके तलवार संप्रदाय की रक्षा करने वाले इस महान व्यूह के साथ जब तक आप अमरलोक के दूसरे स्तर से ऊपर के विशेषज्ञों का सामना नहीं करते, आप मूल रूप से सुरक्षित रहेंगे। यह अच्छा है, यह अच्छा है। स्वरा की बातें सुनकर विराट ने खुशी खुशी कहा। स्वरा की अंतर्दृष्टि निस्संदेह अत्यंत उच्च थी, क्योंकि उसने भी कहा था कि प्राचीन महाद्वीप के महान वृक्ष के साथ स्थापित यह छठा स्तर का दिव्य पंख तलवार व्यूह प्रथम स्तर के अमरलोक के विशेषज्ञों से निपट सकता है, तो यह निश्चित रूप से उनसे निपट सकता है। विराट, अब जब तुमने यह अधिक उन्नत मार्ग व्यूह स्थापित कर लिया है, तो क्या तुम मुझे उस तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह को उन्नत करने में भी मदद कर सकते हो? स्वरा ने उम्मीद भरी नजरों से विराट से पूछा। जैसे जैसे उसकी ताकत धीरे धीरे ठीक होती गई, स्तर 27 का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह जो विराट ने उसके लिए स्थापित किया था वह अपर्याप्त होने लगा था। कोई बात नहीं, विराट तुरंत राजी हो गया। हालांकि वरिष्ठ, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस अधिक उन्नत व्यूह को स्थापित करने के लिए अधिक पेड़ों की आवश्यकता है, इसलिए कीमत। विराट ने स्वरा की ओर देखा, अपने हाथ रगड़े और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, यदि आपके द्वारा स्थापित तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह मुझे संतुष्ट करता है तो कीमत पर बातचीत की जा सकती है। स्वरा ने उसकी ओर देखा और कहा। वह अब पहले की तरह आसानी से विराट का फायदा नहीं उठा पा रही थी। उसके साथ इतना समय बिताने के बाद वह होशियार हो गई थी। आप इस आदमी के सामने बिल्कुल भी बहुत उदार नहीं हो सकते, अन्यथा आप कितने भी धनी क्यों न हो, शायद वह सब उसकी जेब में चला जाएगा। इसके अलावा विराट को लगातार आश्चर्यजनक संसाधन पैदा करते देख स्वरा का लक्ष्य अब केवल अपनी मूल शक्ति को बहाल करने तक सीमित नहीं था। उसका अब एक उच्च लक्ष्य और बड़ी महत्वाकांक्षा थी। ऐसे चमत्कारी संसाधनों के साथ वह एक उच्च स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो सकती थी। इसलिए उसे अपने पैसे के बारे में सावधान रहना चाहिए। ऐसा न हो कि यह बच्चा उससे सब कुछ वसूल ले और फिर उससे इन चमत्कारी संसाधनों का आदान प्रदान करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। स्वरा की बातें सुनकर विराट के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लगता है इस औरत को मूर्ख बनाना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। विराट स्वरा के आंगन में उसके पीछे गया, प्राचीन महाद्वीप के पेड़ निकाले और स्वरा के आंगन में स्तर 28 का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह स्थापित किया।
विराट ने दिव्य पंख तलवार व्यूह के छठे स्तर को समझते समय पहले ही यह पता लगा लिया था कि इस स्तर 28 के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह को कैसे संशोधित किया जाए। इसे अब स्थापित करना एक स्वाभाविक प्रगति थी। वरिष्ठ स्वरा, आप इस स्तर 28 तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के बारे में क्या सोचती हैं? व्यूह स्थापित करने के बाद विराट ने तालियां बजाईं और स्वरा की ओर मुड़कर पूछा। बुरा नहीं है। स्वरा ने व्यूह से निकलने वाले आश्चर्यजनक तलवार संकल्प को देखते हुए संतुष्टि में सिर हिलाया। हालांकि इस बार स्वरा पिछली बार की तरह विराट के सामने इसके प्रभावों का परीक्षण करने के लिए सीधे व्यूह में नहीं गई। आखिरकार पिछली बार जब उसने ऐसा किया था तो व्यूह के तलवार के संकल्प ने उसके कपड़ों को धूल में बदल दिया था, जिससे वह पूरी तरह से नग्न हो गई थी और पूरी तरह से अपमानित हुई थी। सबक सीखने के बाद स्वरा स्वाभाविक रूप से वही गलती नहीं दोहराएगी। तो वरिष्ठ, आपको क्या लगता है कि इस स्तर 28 तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह की कीमत कितनी है? विराट ने मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक है, तुम्हें कम नहीं मिलेगा। विराट के लालची भाव को देखकर स्वरा ने अपनी आंखें घुमाई और चिढ़ते हुए कहा। फिर उसने 1000 अमर दिव्य स्फटिकों वाली एक स्थानिक अंगूठी निकाली और उसे विराट की ओर उछाल दिया। 1000 अमर दिव्य स्फटिक, क्या वह काफी है? काफी है, काफी है। विराट ने मुस्कुराते हुए जल्दी से स्थानिक अंगूठी ले ली। इस स्तर 28 तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह को स्थापित करने के लिए उसने जो लागत इस्तेमाल की थी वह केवल इन प्राचीन महाद्वीप के पेड़ों को वापस अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर टेलीपोर्ट करते समय खपत होने वाली ऊर्जा थी। अब वह थोड़ी सी ऊर्जा उसके लिए व्यावहारिक रूप से नगण्य थी। 1000 अमर दिव्य स्फटिकों की तो बात ही छोड़िए, अगर स्वरा ने उसे केवल एक भी दिया होता तो भी उसे बहुत बड़ा लाभ हुआ होता। तो मैं अब वरिष्ठ स्वरा की साधना में कोई बाधा नहीं डालूंगा, यह कनिष्ठ विधा लेता है। विराट ने पैसे लेते हुए और स्वरा को विदाई देते हुए कहा। ठीक है, जाओ, स्वरा ने जवाब में हाथ हिलाया। वास्तव में वह स्तर 28 तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के प्रभावों का अनुभव करने के लिए पहले से ही काफी उत्सुक थी। विराट के जाने के बाद स्वरा ने तुरंत अपने कपड़े उतारे और स्तर 28 तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में चली गई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यूह का सबसे मजबूत प्रभाव पड़े, वह कपड़े पहनने में बहुत आलसी थी। यदि वह रक्षात्मक वस्त्र पहनती तो तलवार संकल्प अभ्यास का प्रभाव कमजोर हो जाता, और अगर वह साधारण कपड़े पहनती तो सावधान न रहने पर नुकीले तलवार संकल्प के नीचे वे धूल में बदल जाते। इसलिए उसने कपड़े पहनने की जहमत ही नहीं उठाई। यही कारण था कि जब स्वरा ने देखा कि विराट बिना किसी चेतावनी के अचानक उसके बगल में चुपचाप प्रकट होने के लिए शून्य पलायन ताबीज का उपयोग कर रहा है तो वह बहुत घबरा गई थी। अगर वह उस दिन नहा भी नहीं रही होती तो भी विराट ने उसे नग्न देखा होता। इसलिए शून्य पलायन ताबीज के चमत्कारी प्रभावों के बारे में जानने के बाद स्वरा ने पहले की तरह लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की, जो बिना किसी चेतावनी के अचानक विराट की ओर दौड़ती थी। स्वरा स्तर 28 तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के भीतर क्रॉस लेग्ड बैठ गई, परम अमृता विद्या का संचार करते हुए इस व्यूह का उपयोग प्राचीन महाद्वीप के महान पेड़ों की चमत्कारी ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए किया। सच में सामान्य परिस्थितियों में उसके पास प्राचीन महाद्वीप के महान पेड़ों की ऊर्जा को सीधे अवशोषित करने का कोई तरीका नहीं था। आखिरकार इन प्राचीन महाद्वीप के महान पेड़ों की ऊर्जा प्राचीन महाद्वीप की चाय की पत्तियों या भुने हुए मांस की तरह नहीं थी जिसे सीधे निगला और अवशोषित किया जा सके। जब तक कोई विराट, चंपा और नन्ही चिड़िया की तरह अलग तरह की आग का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इन प्राचीन महाद्वीप के महान पेड़ों को जलाने और फिर उनकी ऊर्जा को अपनी साधना में बदलने के लिए साधारण योद्धा आमतौर पर सीधे इन प्राचीन महाद्वीप के महान पेड़ों की ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकते थे। हालांकि विराट द्वारा इन प्राचीन महाद्वीप के पेड़ों को एक तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में व्यवस्थित करने के बाद पेड़ों के भीतर की ऊर्जा को इस व्यूह की तलवार संकल्प अभ्यास पद्धति के माध्यम से एक योद्धा की साधना स्तर में परिवर्तित किया जा सकता था। स्वरा एक कदम और आगे बढ़ गई। प्राचीन महाद्वीप के पेड़ों की ऊर्जा के अवशोषण में तेजी लाने के लिए परम अमृता विद्या और तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करते हुए एक विशाल और असीम शक्ति प्राचीन महाद्वीप के पेड़ों से तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के माध्यम से स्वरा के शरीर में बहने लगी। इस स्तर 28 तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह की मदद से स्वरा ने तुरंत अपनी साधना स्तर को तेजी से ठीक होते महसूस किया। ठीक होने की अपनी वर्तमान दर पर वह संभवतः 1 वर्ष से भी कम समय में अमरलोक के चौथे स्तर तक पहुंच जाएगी। स्वरा के आंगन से निकलने के बाद विराट स्वर्ण नाग अवतार के पास गया, दिव्य पंख तलवार व्यूह के छठे स्तर के लिए आवश्यक लंबी तलवार के जादुई अस्त्रों का एक सेट प्राप्त किया और फिर अपनी एकांत साधना जारी रखने के लिए शून्य समाधि महाद्वीप पर सुवर्ण भूमि संप्रदाय में प्रवेश किया। विराट शून्य समाधि महाद्वीप पर सुवर्ण भूमि संप्रदाय पहुंचा। जैसे ही उसने अनंत परम मीनार को बुलाया, उसके बगल में एक हरी परछाई दिखाई दी और हरे रंग के कपड़े पहने एक युवा लड़का भीतर से उभरा। विराट, अभी अभी क्या उस औरत स्वरा ने तुम्हें 1000 अमर दिव्य स्फटिक नहीं दिए? लड़के ने चापलूसी भरे चेहरे के साथ पूछा। तो क्या हुआ अगर उसने दिए? विराट ने उसकी ओर देखा और पूछा। विराट, तुमने मुझे पहले जो अमर दिव्य स्फटिक दिए थे वे लगभग खत्म हो चुके हैं। स्वरा ने तुम्हें 1000 और दिए हैं, जो एकदम सही है। मेरे पास खाने के लिए नए अमर दिव्य स्फटिक हैं। लड़के ने अपने हाथ रगड़े उम्मीद से विराट की ओर देखा। नाग, तुमने इतने सारे अमर दिव्य स्फटिक खा लिए हैं, तुम रिकवरी के किस चरण तक पहुंच गए हो? विराट ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। विराट इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि इस व्यक्ति ने किस हद तक अमर दिव्य स्फटिकों का सेवन किया है। एक मध्य श्रेणी अमर दिव्य अस्त्र, नीले रंग के कपड़े पहने लड़के ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की और सच्चाई से जवाब दिया। विराट ने उसे इतने सारे अमर दिव्य स्फटिक दिए थे, अगर उसने झूठ बोलने और अपनी स्थिति छिपाने की हिम्मत की तो वह मुसीबत को बुलावा देगा। एक मध्य श्रेणी अमर दिव्य अस्त्र, यह कुछ ठीक है। विराट ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। पिछली बार जब उसने इस व्यक्ति को शार्दूल को पीटते हुए देखा था, जो अभी तक सप्तम विपत्ति लोक में नहीं पहुंचा था, तो उसे एक बुरी स्थिति में डाल दिया था। विराट ने अनुमान लगाया था कि इस व्यक्ति के काफी अच्छी तरह से ठीक होने की संभावना है। आखिरकार सप्तम विपत्ति लोक में पहुंचने से पहले ही शार्दूल के पास अर्ध अमर लोक के विशेषज्ञ के बराबर ताकत थी, लेकिन यह व्यक्ति पूरी तरह से अपनी युद्ध शक्ति पर भरोसा करते हुए शार्दूल को कुचलने में सक्षम था, यह प्रदर्शित करते हुए कि उसकी ताकत कितनी दुर्जेय थी। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जादुई कलाकृतियां अपने आप अपनी वास्तविक शक्ति को उजागर नहीं कर सकती हैं। उन्हें अपने मालिक के नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जबकि नीले कपड़े पहने लड़का किसी मास्टर के नियंत्रण के बिना काफी युद्ध शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। यह शक्ति उसकी वास्तविक शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। अगर नीले कपड़े पहने लड़का अपनी पूरी शक्ति को उजागर करता है तो वह आसानी से प्रथम स्तर के अमरलोक के विशेषज्ञ को भी मार सकता है। तो विराट, वे 1000 अमर दिव्य स्फटिक
नीले कपड़े पहने लड़के ने अपने हाथ रगड़े, विराट की ओर चापलूसी भरे भाव से देखते हुए। ठीक है, ये लो, विराट ने कहा, लड़के के चापलूस तरीके से थोड़ा चिढ़ते हुए। यह व्यक्ति पूरी तरह से अवसरवादी था। वह दो पूरी तरह से अलग लोग था। इस पर निर्भर करता था कि उसे कुछ हासिल होने वाला था या नहीं। जब हासिल करने के लिए कुछ नहीं था तो वह अविश्वसनीय रूप से असभ्य था। खुद को यह मास्टर कहता था और उसके शब्द हमेशा व्यंग्यात्मक और तीखे होते थे। वह विराट पर कटाक्ष किए बिना सहज महसूस नहीं करेगा। हालांकि जब पर्याप्त लाभ होते हैं तो वह अविश्वसनीय रूप से आज्ञाकारी हो जाता है, शार्दुल से भी अधिक। हालांकि विराट को ठीक ठीक पता है कि यह किस तरह का व्यक्ति है, वह उसके साथ परेशान होने में बहुत आलसी है। आखिरकार यह व्यक्ति महत्वपूर्ण क्षणों में काफी विश्वसनीय होता है। हर बार जब वह एक बड़े संकट का सामना करता है तो वह इससे पार पाने के लिए हरित पर निर्भर करता है। इसलिए हालांकि विराट अक्सर उसके आलसी स्वभाव के कारण हरित को अनुशासित करता है, उसने उसे संसाधनों के मामले में कभी कम नहीं दिया है। अब उसे जो खजाने और संसाधन मिले हैं उनमें से अधिकांश कई अमर दिव्य स्फटिक मूल रूप से हरित की जेब में चले गए हैं। 1000 अमर दिव्य स्फटिकों वाली स्थानिक अंगूठी हरित की ओर फेंकने के बाद विराट चमक उठा और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश कर गया। स्थानिक अंगूठी प्राप्त करने के बाद हरे रंग के कपड़े पहने लड़के ने अपनी दिव्य चेतना से इसे स्कैन किया। अंदर जमा 1000 अमर दिव्य स्फटिकों को देखने पर वह खुशी से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इन 1000 अमर दिव्य स्फटिकों के साथ वह एक उच्च स्तर पर ठीक हो सकता था। उसे जल्दी से इन 1000 अमर दिव्य स्फटिकों को अपनी ताकत में बदलना होगा, अन्यथा अगर उस बेवकूफ बाघ ने उसे फिर से उकसाया तो वह इसे संभाल नहीं पाएगा। अगर वह उस बेवकूफ बाघ द्वारा पीटा गया तो वह किसी का सामना करने में बहुत शर्मिंदा होगा। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश करने के बाद विराट ने प्राचीन महाद्वीप में प्रवेश करने के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग किया और धारा के सामने जंगल में आ गया। उसने पहले ही स्वर्ण नाग अवतार से दिव्य पंख तलवार व्यूह के छठे स्तर के लिए आवश्यक लंबी तलवार के जादुई अस्त्रों का एक सेट प्राप्त कर लिया था और स्वाभाविक रूप से दिव्य पंख तलवार व्यूह के छठे स्तर की शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। एक विचार के साथ विराट के चारों ओर तुरंत दसियों हजार लंबी तलवारों वाले जादुई अस्त्र प्रकट हो गए। बज! विराट के दिव्य नियंत्रण में ये लंबी तलवारें और जादुई कलाकृतियां तेजी से घूमी, अंततः एक अतुलनीय रूप से गहन और शक्तिशाली तलवार व्यूह में जुड़ गईं। इस व्यूह से एक अत्यंत तेज तलवार की आभा निकली जो आगे की ओर जा रही थी। वूश! जहां से भी अत्यंत तेज तलवार की आभा गुजरी, सामने के ऊंचे पेड़ पल भर में आधे हिस्से में कट गए, जैसे कि टोफू में कट गए हों, और जमीन पर गिर गए। अंत में इस तलवार के प्रहार ने वास्तव में 2 या 3 हजार प्राचीन महाद्वीप के पेड़ों को काट दिया। इस तलवार के प्रहार की भयानक शक्ति देखकर विराट खुद भी हैरान हुए बिना नहीं रह सका। यह झात होना चाहिए कि प्राचीन महाद्वीप के ये पेड़ अत्यंत मजबूत हैं। विशेष रूप से पेड़ जितना ऊंचा होता है उतना ही अधिक लचीला होता है। ये पेड़ इतने शक्तिशाली होते हैं कि एक सामान्य रूपांतरण लोक का योद्धा भी अपनी पूरी ताकत से हमला करने पर भी उन्हें हिला नहीं सकता। लेकिन अब उसने वास्तव में एक ही तलवार के प्रहार से 2 या 3 हजार पेड़ों को काट दिया था। इस तलवार के प्रहार की शक्ति अकल्पनीय थी। इतनी भयानक शक्ति के तहत स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख और किलेदार रंजीत जैसे नवम विपत्ति लोक के योद्धा भी संभवतः एक भी तलवार के प्रहार का सामना करने में असमर्थ होंगे और तुरंत धूल में मिल जाएंगे। अवनीश और कालकेतु जैसे अर्ध अमर लोक के विशेषज्ञ भी निम्न श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र के रक्षात्मक वस्त्र के बिना गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। वूश! एक विचार के साथ विराट ने आकाश से तलवारों की बारिश कर दी। इस बार विराट ने दिव्य पंख तलवार व्यूह की सामूहिक आक्रमण पद्धति का उपयोग किया। विराट के दिव्य नियंत्रण में आकाश से उतरती दसियों हजार तलवारों का दृश्य अविश्वसनीय रूप से शानदार था। दसियों हजार की दिव्य विकास लोक सेना या हजारों महाविपत्ति लोक के योद्धाओं की घेराबंदी के खिलाफ यह हमला एक ही प्रहार में उन सभी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि यह सामूहिक आक्रमण विधि एक ही हमले की केंद्रित शक्ति की बराबरी नहीं कर सकती थी, लेकिन इसकी मारक त्रिज्या कहीं अधिक थी। लड़ने की यह शैली सामूहिक हमले से निपटने के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। तुरंत विराट ने दिव्य पंख तलवार व्यूह के छठे स्तर की घेराबंदी पद्धति का परीक्षण किया। दसियों हजार लंबी तलवारों और जादुई खजानों ने उनके दिव्य चेतना नियंत्रण के तहत एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत तलवार व्यूह पिंजरा बनाया। इस पिंजरे के तहत यहां तक कि अवनीश और कालकेतु जैसे अर्ध अमर लोक के विशेषज्ञों के लिए भी काफी समय तक बचना मुश्किल होगा। दिव्य पंख तलवार व्यूह के छठे स्तर के विभिन्न युद्ध विधियों की शक्ति का परीक्षण करने के बाद विराट ने विद्युत भक्षक मोती को बुलाया। उसने विद्युत भक्षक मोती से बिजली को तलवार व्यूह में डाल दिया, जिससे उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। यदि दिव्य पंख तलवार व्यूह का पिछला छठा स्तर केवल अर्ध अमर लोक के योद्धाओं को गंभीर रूप से घायल कर सकता था, तो दिव्य पंख विद्युत तलवार व्यूह के छठे स्तर में अर्ध अमर लोक के विशेषज्ञों को भी नष्ट करने की शक्ति थी। बेशक जबकि दिव्य पंख विद्युत तलवार व्यूह शक्तिशाली है, यह किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा का और भी अधिक उपभोग करता है। विराट के लिए इस समय दिव्य पंख तलवार व्यूह के छठे स्तर का उपयोग सामान्य युद्ध पद्धति के रूप में नहीं किया जा सकता है। इसे केवल एक आश्चर्यजनक त्रुप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दिव्य पंख तलवार व्यूह के छठे स्तर की शक्ति का परीक्षण करने के बाद विराट धारा के अंत में पहाड़ की ओर बढ़ा। उस पहाड़ पर उनके आखिरी दौरे को कई साल बीत चुके थे। हालांकि उसने वहां काफी मात्रा में चाय की पत्तियां काटी थीं और 50 से अधिक बकरियों का शिकार किया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चाय की पत्तियां और बकरियां लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई थीं। अब उसकी ताकत कुछ साल पहले की तुलना में कई गुना अधिक थी और उस पहाड़ की एक और यात्रा करने का समय आ गया था। अपनी वर्तमान गति से विराट जल्दी ही पहाड़ पर पहुंच गया। एक बार वहां पहुंचने के बाद उसने आसानी से चाय की झाड़ियों तक अपना रास्ता खोज लिया। वूश! एक विचार के साथ उसके चारों ओर दसियों हजार लंबी तलवारें प्रकट हुईं। विराट के दिव्य नियंत्रण में ये तलवारें चाय की झाड़ियों की ओर उड़ीं। पेड़ों से विशाल चाय की पत्तियों को तेजी से काटती गईं। विराट ने एक छठी विपत्ति दिव्य अस्त्र से बनी एक स्थानिक थैली को बुलाया और कटी हुई चाय की पत्तियां उसकी ओर उमड़ पड़ीं। बस कुछ ही सांसों में विराट ने दसियों हजार लंबी तलवारों के जादुई अस्त्रों को नियंत्रित करते हुए पहले ही करोड़ों चाय की पत्तियां तोड़ ली थीं। लेकिन जैसे ही विराट इन चाय की पत्तियों को तोड़ रहा था, चाय की झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई और पल भर में सैकड़ों विशाल बकरियां बाहर निकल आईं। इसके अलावा इन सैकड़ों विशाल बकरियों के बीच एक ऐसी बकरी भी थी जो 1 लाख मील लंबी थी, जिससे एक अतुलनीय रूप से भयानक आभा निकल रही थी। जब इन बकरियों ने विराट को देखा तो उनकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। वे इस चींटी से बहुत परिचित थे जो बार बार उनकी चाय की पत्तियां चुराने आती थीं। इस क्षण इस दुश्मन को फिर से देखकर वे गुस्से से भर गईं और विराट पर टूट पड़ीं।
यह दृश्य देखकर विराट खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका। पिछली बार उसकी ताकत इतनी अधिक नहीं थी, इसलिए वह इन बकरियों से डर गया था, लेकिन अब इतने सालों तक अर्धचरण महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद उसकी ताकत पिछली बार जब वह यहाँ आया था उसकी तुलना में कई गुना अधिक है। अब वह इन जानवरों से क्यों डरेगा? यहाँ तक कि मुख्य बकरी जो 10,000 मील लंबी है से विराट को डरने की कोई बात नहीं है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसे पूरा विश्वास है कि वह इस 10,000 मील लंबी मुख्य बकरी से लड़ सकता है। विराट ने अपनी हथेली खोली और नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवार का जादुई अस्त्र बैंगनी बांस कोमल मेघ खड्ग निकाला और बकरियों की ओर लपका। बैंगनी बांस कोमल मेघ खड्ग मूल रूप से स्वर्ण नाग अवतार के हाथों में था, लेकिन चूंकि उसके निर्मल अवतार ने सप्त खड्ग अमर भवन से बड़ी संख्या में खजाने लाए थे, इसलिए स्वर्ण नाग अवतार ने उन्हें बेहतर जादुई हथियारों के लिए बदल दिया। यह बैंगनी बांस कोमल मेघ खड्ग जिसे स्वरा ने पहले प्राचीन महाद्वीप से चाय का आदान प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया था, अब उसके मुख्य शरीर के हाथों में था। उसके मुख्य शरीर की वर्तमान ताकत के साथ नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र जादुई अस्त्र का उपयोग करना बिल्कुल सही है। उच्च श्रेणी के जादुई अस्त्रों की बात करें तो उसका मुख्य शरीर उनकी वास्तविक शक्ति को उजागर नहीं कर सकता। स्विश 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 बैंगनी बांस कोमल मेघ खड्ग का उपयोग करते हुए विराट ने लोकाकाश महाविकास तलवार कला का प्रदर्शन किया और पहाड़ी बकरियों को भयंकर युद्ध में उलझा दिया। प्रत्येक तेज तलवार की चमक के साथ बकरियां जमीन पर गिर गईं। विराट की वर्तमान ताकत के साथ ये बकरियां उसका कोई मुकाबला नहीं थीं। जल्द ही सैकड़ों बकरियों में से मुख्य बकरी को छोड़कर जिसका शरीर 10,000 मील तक फैला था, विराट ने उन सभी को मार डाला था। मुख्य बकरी जिसका शरीर 10,000 मील लंबा था, विराट की दुर्जय शक्ति को देखकर उसकी आंखों में डर की झलक दिखाई दी। ये मुड़ी और भागने के प्रयास में चाय की झाड़ियों की ओर दौड़ी। हम्फ, चूंकि तुम यहां हो तो जाने की कोशिश मत करो, विराट ने उपहास किया। तुरंत एक विचार के साथ दसियों हजार लंबी तलवारों और जादुई अस्त्रों ने मिलकर एक अविश्वसनीय रूप से दुर्जय तलवार व्यूह बनाया। बज, व्यूह से एक तेज तलवार की आभा निकली जो विशाल मुख्य बकरी की ओर जा रही थी। अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार की ऊर्जा ने विशाल बकरी के सिर पर वार किया और तुरंत उसकी खोपड़ी में एक बड़ा छेद कर दिया। विशाल बकरी ऐसे भयानक प्रहार से टकराकर अचानक अकड़ गई और फिर एक जोरदार दुर्घटना के साथ गिर पड़ी। बकरियों को मारने के बाद विराट ने एक विचार के साथ दसियों हजार लंबी तलवारों और जादुई कलाकृतियों को इकट्ठा किया। फिर उसने मारी गई बकरियों को एक एक करके उठाया और उन्हें अपने छठी विपत्ति दिव्य अस्त्र की स्थानिक थैली में रख दिया। यह छठी विपत्ति दिव्य अस्त्र स्थानिक थैली न केवल अविश्वसनीय रूप से स्थिर थी, बल्कि अत्यंत विशाल भी थी, जो खरबों मील के दायरे में फैली हुई थी। हालांकि बकरियां सभी विशाल थीं, फिर भी छठी विपत्ति दिव्य अस्त्र स्थानिक थैली आसानी से 100 से अधिक को रख सकती थी। सभी बकरियों को स्थानिक थैली में रखने के बाद विराट की नजर चाय के पेड़ों पर पड़ी। कुछ देर सोचने के बाद उसने बैंगनी बांस कोमल मेघ खड्ग का इस्तेमाल करके एक विशाल चाय का पेड़ खोदा और उसे अपनी छठी विपत्ति दिव्य अस्त्र स्थानिक थैली में रख लिया। अगर स्वरा को पता चल जाए कि यह लंबी तलवार जो कई सालों से उसके साथ थी उसका उपयोग विराट द्वारा खुदाई के लिए किया जा रहा है, तो वह सोचता है कि वह क्या सोचेगी। विशाल चाय के पेड़ को खोदने के बाद विराट तुरंत वहां से नहीं गया। वह चमक उठा और चाय की झाड़ियों के ऊपर उड़ गया और उन्हें ध्यान से देखने लगा। पहले जब विराट इस पहाड़ पर आया था तो उसने आसमान में ऊंचे उड़ने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि तब उसकी ताकत बहुत कमजोर थी। जब भी वह इस पहाड़ पर आता था तो वह हमेशा सतर्क रहता था, अपनी मौजूदगी प्रकट करने से डरता था। लेकिन अब जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, विराट खुद पर अधिक से अधिक आश्वस्त होता गया। अब जब वह इस पहाड़ पर आया तो उसे पहले जैसा डर महसूस नहीं हुआ। पहले इस पहाड़ ने उसे खतरे का भयानक एहसास दिया था। इस पहाड़ का कोई भी प्राणी उसके जीवन के लिए खतरा बनने के लिए पर्याप्त था, लेकिन अब विराट के दिल में जानलेवा खतरा काफी कम हो गया था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह अब बिना किसी रोक टोक के इस पहाड़ में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, लेकिन निश्चित रूप से उसे पहले की तरह सतर्क रहने की जरूरत नहीं थी। भले ही वह इस पहाड़ में वास्तव में भयानक प्राणियों से नहीं निपट सकता था, लेकिन कम से कम उसके पास खुद की रक्षा करने की क्षमता थी। भले ही वह उन्हें हरा नहीं सकता था, कम से कम वह बच तो सकता था। जब विराट चाय की झाड़ियों के ऊपर हवाई क्षेत्र में पहुंचा तो उसने आखिरकार उनका सामान्य आकार देखा। यह चाय बागान विशाल है, जहां तक नजर जाती है वहां तक फैला हुआ है। चाय बागान में हर जगह भेड़ों के झुंड बिखरे हुए हैं। भेड़ों के ये झुंड बहुत सारे थे, एक नजर में अनगिनत। हर झुंड का नेतृत्व एक विशाल मुख्य बकरी कर रही थी, जो सामान्य बकरियों से कहीं अधिक बड़ी थी। कुछ मुख्य बकरियों की लंबाई दसियों हजार मील थी, अन्य की 2 लाख या 3 लाख मील। हालांकि सबसे बड़ी बकरी का आकार एक चौंका देने वाला 10 लाख मील था। उस बकरी से एक अकल्पनीय रूप से भयानक आभा निकल रही थी, यहां तक कि विराट को भी अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसे देखकर अपनी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ती हुई महसूस हुई। 10,000 मील लंबी मुख्य बकरी जिसे उसने अभी मारा था, वह पहले से ही अर्ध अमर लोक के विशेषज्ञ के बराबर ताकत रखती थी। 10 लाख मील लंबी मुख्य बकरी तो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होनी चाहिए। ऐसा प्राणी उकसाने के लिए उसकी वर्तमान क्षमताओं से बहुत दूर था। चाय की झाड़ियों के भीतर प्रत्येक झुंड में दर्जनों से लेकर सैकड़ों बकरियां थीं। बड़े झुंडों की संख्या दसियों हजार में भी थी। प्रत्येक झुंड ने चाय की झाड़ियों के भीतर एक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। भेड़ों का जो झुंड उसने अभी अभी खत्म किया था, वह बाकी झुंडों में अपेक्षाकृत कमजोर माना जाता था। कुछ देर तक चाय की झाड़ियों को देखने के बाद विराट वहां नहीं रुका, वह जल्दी से चला गया। स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के लैंडिंग पॉइंट पर लौट आया और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर लौटने के लिए अंतर आयामी स्थानांतरण व्यूह का उपयोग किया। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर वापस आकर विराट ने चंपा, छोटी लड़की आभा और रिया को प्राचीन महाद्वीप के काटे गए पेड़ों और प्राचीन महाद्वीप की बकरियों से निपटने में मदद करने के लिए बुलाया। अरे युवा गुरु, आप फिर से बकरियों का शिकार करने गए थे, चंपा ने उत्सुकता से कहा जब उसने विराट को सैकड़ों विशाल बकरियों को बाहर लाते हुए देखा। यह बकरी बहुत बड़ी है, यह अन्य बकरियों से अलग है। छोटी लड़की आभा ने उस विशाल बकरी की ओर देखा जो 10,000 मील लंबी थी और आश्चर्य से पूछा, विराट, यह बकरी अन्य बकरियों से अलग क्यों है? भाई विराट, आपको इतनी सारी बकरियों का शिकार करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। रिया भी बड़ी संख्या में बकरियों के बारे में बहुत उत्सुक थी। छोटी लड़कियां लगातार बकवास कर रही थीं, उनकी बकवास से विराट का सिर भन्नाने लगा। सौभाग्य से जब वे सवाल पूछती थीं और लगातार बात करती थीं तो उनके हाथ खाली नहीं थे। उन्होंने एक साथ काम किया, बकरियों को काटा। आभा बकरियों को काटने की प्रभारी थी, रिया ने खून इकट्ठा किया और खाल को काटा, और चंपा ने उन्हें भूनने के लिए अपनी जन्मजात फीनिक्स अग्नि का इस्तेमाल किया। लड़कियों के सहयोग से बकरियों को कुशलतापूर्वक काटा गया। रिया ने सावधानी से बकरियों से भुने हुए बकरी के मांस के टुकड़े काटे और कंकालों को हटाकर उन्हें एक तरफ रख दिया। फेंके गए कंकालों को देखकर विराट को अचानक प्रेरणा मिली। वह आगे बढ़ा,
हड्डियों को जोर से थपथपाया और पाया कि हड्डियां असामान्य रूप से कठोर थीं। यह देखकर विराट की आंखों में एक विचारशील भाव चमक उठा। ये बकरे की हड्डियां बहुत सख्त थीं। यदि बाण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है तो प्रभाव काफी अच्छा होना चाहिए। पहले उसने बाण बनाने के लिए जो सामग्री इस्तेमाल की थी वह प्राचीन महाद्वीप के बड़े पेड़ों की शाखाएं थीं। हालांकि जबकि वे पेड़ की शाखाएं काफी सख्त थीं, वे इन बकरी की हड्डियों से काफी कमतर थीं। यह सोचकर विराट ने कोई संकोच नहीं किया और तुरंत बकरी की हड्डियों से बाण बनाना शुरू कर दिया। हालांकि ये बकरी की हड्डियां बहुत सख्त थीं। विराट ने काफी समय बिताया और केवल 1 या 2 खुरदरे बाण बनाने में सफल रहा। यह देखकर विराट ने तुरंत नीले कपड़े पहने लड़के को अंदर बुलाया और उससे बकरी की हड्डियों को हड्डी के बाणों के आकार में तराशने के लिए कहा ताकि वह उन्हें बना सके। नीले रंग के कपड़े पहने लड़का विराट के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसकी शक्तिशाली प्राचीन दिव्य तलवार नाग पाताल तलवार का उपयोग अब हड्डियों को तराशने के लिए किया जा रहा था। अगर बात बाहर निकली तो वह नाग पाताल तलवार किसी को अपना चेहरा कैसे दिखा पाएगा। लेकिन अफसोस, चाहे वह कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, उसने विराट की इच्छाओं की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि वह वर्तमान में जिन अमर दिव्य स्फटिकों का उपभोग कर रहा था वे विराट द्वारा प्रदान किए गए थे। यदि वह विराट को नाराज करता है तो क्या होगा यदि विराट उसकी आपूर्ति बंद कर दे। अभी उसे बेवकूफ बाघ ने पहले ही पकड़ लिया था। एक बार जब विराट ने उसकी आपूर्ति काट दी तो उसे डर था कि वह बेवकूफ बाघ का सामना नहीं कर पाएगा। हर दिन बेवकूफ बाघ द्वारा धमकाए जाने का विचार ही डरावना था। नाग पाताल तलवार अपने प्राचीन दिव्य अस्त्र की स्थिति के योग्य, हालांकि जंग लगी थी, इसमें सामान्य जादुई कलाकृतियों से कहीं अधिक तीक्ष्णता थी। बकरी की इन अविश्वसनीय रूप से सख्त हड्डियों को नाग पाताल तलवार के ब्लेड के नीचे टोफू की तरह काटा गया था, जिन्हें सहजता से हड्डी के बाणों में तराशा गया था। यहां तक कि मुख्य बकरी की हड्डियां भी, जो 1 लाख मील तक फैली हुई थीं, नाग पाताल तलवार की काटने की शक्ति के सामने कोई प्रतिरोध नहीं कर पाई। इन सैकड़ों बकरियों को काटने में सभी को 3 पूरे महीने लगे। बकरी की हड्डियों के साथ समाप्त होने के बाद नीले रंग के कपड़े पहने लड़का अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से ऐसे भाग गया जैसे उसका जीवन इस पर निर्भर हो। पिछले कुछ महीनों में उसने जो काम किया था वह सच में उसके जीवन का सबसे निराशाजनक काम था। उसकी तलवार का उपयोग पिछले कुछ महीनों में अनगिनत बकरी की हड्डियों को काटने के लिए किया गया था, जिससे वह पूरी तरह से निराश हो गया था। 2 छोटी लड़कियां चंपा और रिया बकरियों को काटते समय हर दिन भुना हुआ मटन खाती थीं, जब तक कि वे भर नहीं गईं। भुने हुए मटन की असीम ऊर्जा के तहत रिया ने पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश किया और चंपा ने षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश किया। बकरियों को काटने के बाद छोटी लड़कियां वापस खेती करने चली गईं। उनके लिए खेती करना कोई कठिन काम नहीं था, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प गतिविधि थी। 3 महीने तक हड्डियों के बाण बनाने के बाद विराट आखिरकार रुक गया। 3 महीनों में वह केवल 100 या उससे अधिक हड्डियों के बाण ही बना पाया था, जो कि बहुत धीमी गति थी। विराट के हड्डियों के बाण केवल बकरी की हड्डियों को बाणों के आकार में ढालकर नहीं बनाए गए थे। उसने उन पर विभिन्न शक्तिशाली व्यूह भी अंकित किए, जिससे उन्हें और भी अधिक शक्ति मिली। ये बाण पवन देव बाण विद्या के साथ मिलकर और भी अधिक भयानक विनाशकारी शक्ति को जन्म देंगे। इन सैकड़ों बाणों को तराश कर नहीं बनाए गए थे। उसने उन पर कई शक्तिशाली रहस्यमयी चिन्ह भी उकेरे थे, जिससे उनकी शक्ति और भी भयानक हो गई थी। पवन देव बाण विद्या के साथ मिलकर ये बाण एक विनाशकारी और खौफनाक ताकत बन जाने वाले थे। ऐसे सैकड़ों बाण तैयार करने के बाद विराट ने शक्ति सिंधु महाद्वीप का एक चक्कर लगाया और तैयार किए गए सभी बाण बची हुई हड्डियों के साथ अपने स्वर्ण नाग अवतार के पास फेंक दिए। उसके मुख्य शरीर का सबसे महत्वपूर्ण काम अभी भी साधना करना ही था। बाण बनाने जैसे इन छोटे मोटे कामों को अपने स्वर्ण नाग अवतार पर छोड़ देना ही बेहतर था। स्वर्ण नाग अवतार की साधना का स्तर ऊंचा था, जिससे बाण बनाना उसके लिए अधिक आसान था। स्वर्ण नाग अवतार को बाण और हड्डियां सौंपने के बाद विराट का मुख्य शरीर एक बार फिर खजाना विभाग गया और शालिनी को वह दिव्य चाय की पत्तियां और प्राचीन महाद्वीप से लाया गया भुना हुआ दिव्य मांस दे दिया। इन सभी कामों को पूरा करने के बाद विराट का मुख्य शरीर शून्य समाधि महाद्वीप के स्वर्ण भूमि संप्रदाय में लौट आया और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में एकांत साधना करने के लिए चला गया। प्राचीन महाद्वीप के बकरों की हड्डियों से बने बाणों को प्राप्त करने के बाद विराट का स्वर्ण नाग अवतार बाणों की शक्ति का परीक्षण करने के लिए शक्ति सिंधु महाद्वीप की बाहरी सीमा की ओर चमक के साथ निकल गया। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने कालकेतु से प्राप्त किया गया अर्ध अमर दिव्य अस्त्र, वह विशाल धनुष निकाला। उसने एक अस्थि बाण निकाला, उसे धनुष पर चढ़ाया और पवन देव बाण विद्या के तीसरे खंड की पूरी तरह से महारत हासिल की गई शक्ति को मुक्त किया, जिसका निशाना 10 खरब मील दूर स्थित 100 अरब मील फैले हुए एक वीरान तारे पर था। सन्न प्रकाश की एक लकीर अकल्पनीय गति से ब्रह्मांड को चीरती हुई पलक झपकते ही 10 खरब मील दूर जा पहुंची और उस वीरान तारे से जा टकराई। बूम! एक बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट गूंज उठी और 100 अरब मील में फैला वह वीरान तारा बाण की ताकत से फट गया। यह देखकर विराट मन ही मन हैरान रह गया। प्राचीन महाद्वीप के पहाड़ी बकरों की हड्डियों से बना यह बाण अर्ध अमर दिव्य अस्त्र वाले विशाल धनुष और पवन देव बाण विद्या के साथ मिलकर सचमुच अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। यह एक अकेला बाण कालकेतु जैसे अर्ध अमर लोक के किसी महारथी को गंभीर रूप से घायल करने के लिए काफी था। अपने द्वारा बनाए गए अस्थि बाणों की शक्ति का परीक्षण करने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने अपनी साधना नहीं रोकी। वह शक्ति सिंधु महाद्वीप के बाहर पवन देव बाण विद्या के तीसरे खंड का अभ्यास करता रहा। पलक झपकते ही आधा साल बीत गया। सन्न प्रकाश की एक लकीर अकल्पनीय गति से ब्रह्मांड को चीरते हुए 10 खरब मील दूर 100 अरब मील व्यास वाले तारे की ओर तेजी से बढ़ी। बूम! वह प्रकाश की लकीर तारे से टकराई और उसे तुरंत चकनाचूर कर दिया। दूर के इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखते हुए विराट की आंखों में खुशी की एक चमक दिखाई दी। आधे साल की कठिन साधना के बाद वह आखिरकार पवन देव बाण विद्या के तीसरे खंड को पूर्णता तक पहुंचाने में सफल हो गया था। इस स्तर की बाण विद्या द्वारा उत्पन्न शक्ति और साथ ही प्राचीन महाद्वीप के बकरों की हड्डियों से बने रहस्यमयी बाणों की ताकत कालकेतु जैसे अर्ध अमर लोक के विशेषज्ञ को आसानी से मिटाने के लिए पर्याप्त थी। पवन देव बाण विद्या के तीसरे खंड में महारत हासिल करने से उसे एक और शक्तिशाली तुरुप का इक्का मिल गया था। तीसरे खंड में महारत हासिल करने के बाद विराट शक्ति सिंधु महाद्वीप के बाहरी हिस्से में नहीं रुका। वह शक्ति सिंधु महाद्वीप में अपने निवास पर लौट आया और प्राचीन महाद्वीप के पहाड़ी बकरों की हड्डियों का उपयोग करके रहस्यमयी बाण बनाने लगा। उसके मुख्य शरीर ने केवल 100 के करीब ही बाण बनाए थे, जो उन सैकड़ों प्राचीन बकरों की हड्डियों के विशाल भंडार के सामने समुद्र में एक बूंद के समान थे। इतनी सारी हड्डियों को बाणों में बदलने के लिए काफी मेहनत की जरूरत थी। सौभाग्य से नाग पाताल तलवार का उपयोग करके हड्डियों को पहले ही बाण का आकार दिया जा चुका था। उसे बस उन पर रहस्यमयी चिन्ह उकेरने थे।
पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप, महाकौशल महाद्वीप, सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल। आज एकांश ने पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप मुख्यालय से आए एक विशेष दूत का स्वागत किया, जिसने मुख्यालय का वह आदेश सुनाया जिसमें उसे अमर महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल शाखा के अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया था। यह खबर पाकर एकांश खुशी से झूम उठा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि अमर महाद्वीप वह स्थान है जहां अमर खड्ग संप्रदाय स्थित है। पूरे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में अमर महाद्वीप और सुवर्ण भूमि महाद्वीप व्यावहारिक रूप से दो सबसे बड़े महाद्वीप हैं। अमर महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की शाखा पूरे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में मुख्यालय के बाद दूसरे स्थान पर आती है। अमर महाद्वीप की शाखा के अध्यक्ष का पद महाकौशल महाद्वीप जैसी छोटी जगह की शाखा के अध्यक्ष के पद से पूरी तरह से अलग और बहुत ऊंचा था। यह खबर मिलने पर एकांश ने अपनी पदोन्नति का जश्न मनाने के लिए महाकौशल महाद्वीप के व्यापार मंडल में तुरंत एक शानदार दावत का आयोजन किया। उसने शालिनी और विराट को अपने जश्न में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। शक्ति सिंधु महाद्वीप, विराट का निवास स्थान। विराट, एकांश की फिर से पदोन्नति हो गई है। शालिनी ने विराट के निवास पर आकर उसे यह खबर दी। ओह, यह तो बहुत अच्छी खबर है, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके तलवार संप्रदाय और एकांश के बीच का सहयोग बेहद घनिष्ठ था और विराट एकांश पर पूरी तरह से भरोसा करता